like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में पहले हमें हारू के बारे में बताया जाता है कि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है जिस पर सारी लड़कियां मरती हैं। मतलब कि हारू भी बाकी और सभी प्रिंस की तरह लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस है, बट इसका नेचर ऐसा है कि जैसे आज इसके साथ तो कल उसके साथ। मतलब कि हारू हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है क्योंकि इसे किसी एक पर टिकना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड सभी गर्ल्स इसके इस नेचर को जानने के बाद भी इसको पसंद करती हैं। हारू के 2 बेस्ट फ्रेंड भी हैं जिसमें से एक का नाम है शो, जो कि एक बार टेंडर है एंड अपने टैलेंट से सभी गर्ल्स को इम्प्रेस रखता है। तो वहीं दूसरे फ्रेंड का नाम है ताइची, जो कि एक काफी फेमस सिंगर है जिसके लव सॉन्ग सुनकर सभी गर्ल्स इसके पीछे भी पागल रहती हैं। मतलब कि हारू के दोनों दोस्त भी हारू की तरह ही लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरी, जो कि आज भी अपनी जॉब से लेट घर जा रही थी, तो तब आज उसे प्रोटेक्ट करने हारू आता है, जिसे कैरी बताती है कि अब वो साइको पकड़ा गया, मतलब कि अब उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए तुम वापस अपने काम पर जा सकते हो। बट हारू जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ उस साइको पर्सन की वजह से नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि उसे ऑलरेडी पुलिस ने पकड़ लिया है, बल्कि मैं तो यहाँ उन दोनों लड़कों की वजह से आया हूँ जो कल तुम्हारा हाथ पकड़ के घर आए थे। जिस पर कैरी बताती है कि मैंने आपको बताया तो था वो दोनों बुरे लड़के नहीं, बल्कि कल उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो ये सुन वो कहता है कि हाँ, तभी तो मैंने उन्हें सिंगल पीस जाने दिया। और फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हारू रियो और कुकी को कैरी से दूर रहने के लिए बोल रहा था, कि तभी कैरी हारू को बताती है कि ये दोनों बुरे लड़के नहीं, बल्कि आज इन दोनों ने मेरी हेल्प की एक क्रिमिनल से बचाने में। तो फिर ये बात जानकर हारू ने रियो और कुकी को गले से लगाकर उन्हें थैंक्स बोला था कैरी की मदद करने के लिए। पर फिर बाद में बोलता है कि हेल्प करना एक अलग चीज है, पर अगर तुम दोनों मुझे फिर से कैरी के आसपास भटकते हुए दिखे तो मैं तुम दोनों के सर को अंडे की तरह फोड़ दूंगा। और फिर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसकी ये बातें सुनकर रियो और कुकी को उस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद अब हम इस स्टोरी को प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ हारू कैरी को समझाता है कि उसे किसी पर भी इजीली बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी है नहीं। और फिर कैरी के साथ वापस घर जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब ये पूरी बात रियो तकातो को बताता है कि कल किसी साइको ने कैरी के ऊपर हमला किया था, तो ये बात जानकर तकातो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किसने मेरी कैरी को टच करने की हिम्मत की। बट रियो उसे शांत करते हुए बताता है कि अब सब ठीक है, मतलब कि वो साइको पकड़ा गया। जिसके बाद फिर जब मैं और कुकी कैरी को उसके घर छोड़ने गए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात कैरी के भाई से भी हुई थी। तो ये सुन तकातो पूछता है कि कैरी का भाई, जिस पर रियो उसे बताता है कि हाँ, उसका नाम हारू है और वो कैरी के बराबर में ही रहता है, जिसने उसे अपनी बहन बना रखा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो ये सुन तकातो बोलता है कि अच्छा, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं। पर फिर तभी एकदम बोलता है कि 1 मिनट, पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जिसे सुन रियो घबराने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब पक्का तकातो समझ जाएगा कि वो भी कैरी को पसंद करता है। पर फिर वो बात को घुमाकर बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी जगह कैरी को प्रोटेक्ट करने गया था, क्योंकि तुम घर पर नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इतना तो मैं अपने भाई के लिए कर ही सकता हूँ। तो फिर ये सुन तकातो रिलैक्स हो जाता है और फिर अपने भाई को दिल से थैंक्स बोलकर वापस नूडल्स खाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारू कैरी को घर लाने के बाद उसे अच्छे से डोर लॉक करके सोने के लिए बोलता है, जिस पर कैरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है। जिसके जाने के बाद हमें बताया जाता है कि हारू क्यों कैरी की इतनी फिक्र करता है और उसे बाकी लड़कियों से अलग समझकर क्यों एक अच्छा भाई बनके उसका इतना ध्यान रखता है। जिसके बाद फिर यहाँ से स्टोरी 4 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जब कैरी बहुत ही ज्यादा उदास होकर घर के बाहर बैठी हुई थी, तो तब हारू उसके पास आकर उससे उसकी उदासी का रीजन पूछता है, क्योंकि वो कई दिन के बाद आज वापस अपने घर आया था। तो फिर कैरी उसे बताने लगती है कि अब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं, मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है। जिस बात को जानकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कैरी से मजाक करने से मना करता है। पर जब कैरी सारी बात बताते बताते बहुत बुरी तरह रोने लगती है, तो तब उसको बिलीव आता है कि हाँ, सच में
कैरी की मॉम अब इस दुनिया में नहीं। और बस फिर तभी से कैरी ने छोटी मोटी जॉब्स को करना शुरू कर दिया था ताकि इस दुनिया में रहने के लिए कुछ पैसे कमा सके, और साथ ही अब उसको अपने डैड का कर्जा भी लौटाना था, इसलिए वो और भी ज्यादा हार्डवर्क करने लगती है, शूटिंग में छोटे मोटे रोल्स प्ले करके। और अब क्योंकि इस बुरे वक्त में कैरी के सभी दोस्तों ने उसका साथ भी छोड़ दिया था ताकि कैरी उनसे पैसे ना मांग ले, इसलिए कैरी खुद को और भी ज्यादा अकेला फील करने लगी थी। पर तब भी उसने हार नहीं मानी और पूरा हार्डवर्क किया। और उस टाइम तब सिर्फ एक हारू ही था जो उसका ख्याल रखा करता था। और साथ ही एक दिन जब हारू ने अपनी पार्ट टाइम जॉब की फर्स्ट सैलरी कैरी को देनी चाहिए, बट कैरी ने उसे लेने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में फ्री से ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता, इसलिए आप कितने भी गरीब क्यों ना हो पर कभी किसी से फ्री में कुछ मत लेना, क्योंकि इज्जत का पैसा वो होता है जिसे हम खुद से कमाते हैं। जिसकी इन बातों से हारू कैरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैरी उससे पैसे लेने से मना कर देगी। और बस फिर तभी से उसने छुप छुप कर कैरी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, यहाँ तक कि अगर कैरी को शॉर्ट हेयर पसंद थे पर उसके पास अपने हेयर कटवाने के पैसे नहीं, तो फिर हारू खुद से कैरी का हेयर कट कर दिया करता था उसके फेस पर स्माइल लाने के लिए, ताकि बस वो कैरी को खुश देख सके। और फिर वो कैरी को अपने साथ एक जगह लेकर आता है ताकि कैरी चीख कर अपना सारा स्ट्रेस बाहर निकाल सके, और बताता है कि वो भी अक्सर यहाँ आकर ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर कैरी भी अपने सभी दुखों को चीख कर बाहर निकालने लगती है और बोलती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी। जिसे ऐसे बोलता और रोता हुआ देख हारू ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब वो कैरी का बड़ा भाई बनकर हमेशा उसका ध्यान रखेगा। और यही वजह है कि आज हारू इतना रिच बनने के बाद भी अपना वो छोटा सा घर छोड़ के नहीं गया ताकि कैरी अकेली ना पड़ जाए। देन स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो खुद से बोलता है कि यही वजह है जो मैं कैरी को सबसे अलग मानता हूँ और उसके बारे में कभी वो थॉट्स नहीं रखता जो दूसरों के लिए रखता हूँ। पर अब आजकल मैं उसके लिए काफ़ी वरीड रहने लगा हूँ जब से मैंने नोटिस किया है कि कई सारे बॉयज़ कैरी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच चुके हैं। और बोलता है कि पता नहीं कैरी के स्कूल में चल क्या रहा है, इसलिए अब इस बात का पता मुझे सेंट जेम स्कूल जाकर ही लगाना होगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कनाडे का एज ए स्टूडेंट सेंट जेम स्कूल में फर्स्ट डे होता है, पर वो स्कूल जाने से पहले कैरी के घर के बाहर पहुंचता है, जिसे देख कैरी हैरान हो जाती है। एंड देन कनाडे बोलता है कि वो यहाँ उसे पिक करने के लिए आया है क्योंकि उसका घर स्कूल के रास्ते में पड़ता है ना, इसलिए। जिस बात को सुन सिचारो कनाडे को नौटंकीबाज कहने लगता है क्योंकि कैरी का घर रास्ते में नहीं पड़ रहा था, पर तब भी वो पहले कैरी को लेने आया। बट कैरी कनाडे के साथ जाने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद हमेशा की तरह बस से चली जाऊंगी। तो ये सुन पहले तो कनाडे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, पर फिर वो खुद को शांत कर बोलता है कि देखो बस से मत जाओ, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ चलो, मैं भी तो तुम्हारे स्कूल ही जा रहा हूँ। बट कैरी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी कनाडे कैरी के हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारे ऊपर उस साइको ने अटैक किया था? तो ये सुन वो झूठ बोल देती है कि नहीं तो, बल्कि ये तो जब मैं किचन में काम कर रही थी तब लगी थी, पर तुमको उस साइको के बारे में कैसे पता? जिस पर कनाडे घबराकर बोलता है कि ऐसी, मैं तो बस गैस कर रहा था। कि तभी सिचारो जैन को बताता है कि कनाडे ने कैरी के इलाके के बारे में अपने मोबाइल से सर्च किया था, जिससे उसको उस साइको के बारे में पता चला। अब कैरी कनाडे से सीरियस होकर पूछने ही वाली थी कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर उसकी पूरी बात बोलने से पहले कनाडे कैरी का फेस पकड़ उसको जल्दी से स्कूल चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। और फिर कैरी का हाथ पकड़ उसको अपने साथ ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जैमबेन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरह रोते हुए तकातो और रियो को उनका स्कूल छोड़कर जाने से रोक रहे होते हैं कि तुम दोनों प्लीज हमें यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिन हम लोग अकेले गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। जिस पर तकातो बोलता है कि माफ करना, पर मैं रुक नहीं सकता, मतलब कि मुझे जाना ही होगा। तो फिर इस पर वो सभी कहते हैं कि तो फिर रियो भाई तुम ही रुक जाओ, क्योंकि तकातो तो लड़की के चक्कर में जा रहा है, पर कम से कम तुम तो हमें छोड़ के मत जाओ।
बट रियो बोलता है कि वो अपने भाई को अकेले नहीं जाने दे सकता, मतलब कि उसको भी अपने भाई के साथ जाना ही होगा। तो ये सुन वो सभी लोग और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। एंड देन तकातो बोलता है कि वो सभी दिल से कनेक्ट रहेंगे, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। और फिर तकातो और रियो अपनी टीम को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं कैरी कनाडे के साथ कार में बैठी होती है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो प्रिंस कनाडे के साथ उसकी कार में बैठी हुई है। एंड वहीं तकातो और रियो खुशी खुशी कैरी के स्कूल एंटर करते हैं, जहां उन दोनों को आता देख गोल्डी और ब्लैकी बोलते हैं कि क्या बात, तुम लोग सच में ट्रांसफर हो चुके हो। और फिर तकातो के पास आकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, बट तकातो उन दोनों को फिर से डराकर भगा देता है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिसके बाद स्कूल में एंट्री होती है कनाडे की, जो कि जब जैसी कार से उतरता है तो उसे सभी लोग देखने लग जाते हैं कि तभी वो सभी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कनाडे अपने साथ कैरी को भी लेकर आया था। इसलिए तकातो जल्दी से भागता हुआ आकर बोलता है कि ये तो चीटिंग है, मतलब कि तुम कैरी को अपने साथ क्यों लाए। और फिर कैरी से कहने लगता है कि अब कल से मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल लाया करूँगा। जिस पर पीछे से कुकी भी बोलता है कि तुम क्यों, बल्कि मैं कैरी को अपने साथ स्कूल लाया करूँगा। और फिर यहाँ इन सभी के बीच फिर से लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ कनाडे बोलता है कि कैरी मेरे साथ आएगी, तो तकातो बोलता है कि नहीं मेरे साथ, तो वहीं कुकी बोलता है कि नहीं मेरे साथ। जिन सबको चुप कराते हुए कैरी बोलती है कि नहीं, मतलब कि मैं खुद स्कूल आ जाया करूँगी, किसी को भी मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही तुम सभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मैं कोई गेम हो जिसे जीतकर तुम सभी को $1,000,000 मिलेंगे। तो ये सुन वो सभी चुप हो जाते हैं। एंड तकातो बोलता है कि मैं नहीं, बल्कि ये कनाडे है ना, वो तुम्हारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है अपनी सुजाकू प्रॉपर्टी की वजह से, वरना मेरी फीलिंग्स तो तुम्हें लेकर बिल्कुल रियल है। जिस पर कनाडे बोलता है कि जा बस रहने दे, तू भी यहाँ मेरे डैड की डील की वजह से है। तो ये सुन कैरी हंसकर कहती है कि अच्छा तो मैं सही थी, इसका मतलब कि मैं तुम सबके लिए सिर्फ एक गेम आइटम हूँ। तो इस बात पर वो सभी सीरियस होकर बोलने लगते हैं कि नहीं कैरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कैरी किसी की नहीं सुनती और बोलती है कि प्लीज तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे सॉल्व करना है, तुम सभी मुझे अपने गेम में इन्वॉल्व मत करो, मैं विदाउट लव काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए सभी लोग बहुत ही उदासी से देखते हैं। पर जब कैरी स्कूल के अंदर आती है तो उसे हथौड़ी रोकता है एंड उसको चेयरमैन को ऑफिस चलने के लिए बोलता है, जहाँ जब जैसी कैरी जाती है तो वहाँ चेयरमैन कैरी को देख बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो ये सुन कैरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम रिची को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था और फिर पहले के 2 मिनट्स की फ़ोटो को देख उनसे पूछने लगता है कि मुझे बाकी प्रिंस की तरह कैरी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज़ कोई तो मुझे बताओ कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं कैरी के लिए कुछ फील नहीं कर पा रहा। और फिर बच्चों की तरह नीचे लेटकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है कि नहीं, मुझे भी और बाकी सब प्रिंस की तरह कैरी के साथ फॉल इन लव होना है। कि तभी वहाँ हारू आता है अपने दोनों दोस्तों के साथ, तो उसे देख वो चुपचाप उठ के खड़ा हो जाता है और पूछता है कि अरे आप तो वही हो ना जो कैरी के बराबर में रहते हो। तो इस पर वो बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, मतलब कि हारू, और ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पहला बारटेंडर शो और दूसरा सिंगर टाइची। एंड हम तीनों इस स्कूल के पास स्टूडेंट होने के नाते दी लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जिसके बारे में आपने हमें बताया था। तो ये सुन रिची का दिमाग घूम जाता है, इसलिए वो फिर से पूछता है कि क्या सच में तुम तीनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो इस पर वो तीनों पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो ये सुन रिची गुस्से के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ होने वाला था। और वहीं बाहर दी लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन के सभी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, जिसे देख कनाडे सानो से पूछता है कि क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। जिस पर सानो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसलर है तो उसको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और फिर वो कनाडे से पूछता है कि और तुम, मतलब कि क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। बट कनाडे मना कर देता है और बोलता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कि तभी वहाँ तकातो, रियो, कुकी ये सब भी आ जाते हैं
और पोस्टर को देखकर हंसने लगते हैं, जहाँ रयू बोलता है कि उसके भाई को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबसे बड़ा गुंडा है। कि तभी फिर वहाँ कैरी आती है, जिसे देख कनादे और तकातो ये दोनों ही अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं क्योंकि सुबह हुई बहस की वजह से इन दोनों का भांडा फूट चुका था कि ये दोनों किसी डील की वजह से कैरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। कि तभी कैरी उन सभी से बोलती है कि मैं उसी लड़के को डेट करूंगी जो इस कंपटीशन को जीतेगा। तो ये सुन वो सभी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैरी बोल क्या रही है, मतलब कि अगर हम में से कोई भी जीता तो वो उसे डेट करेगी। जिस बात को सुनने के बाद ये सभी अपनी अपनी सोच में पड़ जाते हैं और वहीं हथौड़ी छुपकर कैरी को देख रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब चेयरमैन ने कैरी को अपने ऑफिस बात करने के लिए बुलाया था तो तब उन्होंने कैरी के सामने एक डील रखी थी जिसमें उसे बस एक्टिंग करनी होगी, मतलब कि उसको सभी प्रिंस के सामने जाकर ये बोलना होगा कि वो उनमें से उसी को डेट करेगी जो द लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि वो सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर तुम उन सभी से ऐसा बोलोगी तो वो पक्का कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, जिसके बदले हम तुमको तुम्हारी एक्टिंग के पैसे भी देंगे, पूरे 1 मिलियन येन। तो ये सुन वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि चेयरमैन और हथौड़ी कैरी के बारे में सब पता लगा चुके थे कि उसको अपने डैड का कर्जा भरने के लिए 1 मिलियन येन की जरूरत है। तो ये सुन कैरी सोचने लगती है कि वैसे डील बुरी नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे ये पैसे फ्री में थोड़ी दे रहे हैं बल्कि मेरी एक्टिंग के बदले दे रहे हैं। इसलिए फिर यहाँ कैरी चेयरमैन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सभी प्रिंस को कंपटीशन के बारे में बताने के बाद वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद कहाँ वो सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, पर अब वो कंपटीशन की सभी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। कि तभी कनादे तकातो से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जिस पर तकातो बोलता है कि और हाँ मुझे भी। और फिर ये दोनों इस सब के बारे में बात करने के लिए अपने डैड के पास जाते हैं, जहाँ ये दोनों अपने डैड से कैरी को हैप्पी करने वाली डील को खत्म करने के लिए बोलते हैं। ये कहते हुए कि अब हम डील के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कैरी को हैप्पी करना चाहते हैं, मतलब कि अब हम उसे सच्ची में दिल से पसंद करने लगे हैं। तो ये सुन उनके डैड बोलते हैं कि फिर तो ये और भी अच्छी बात है, तुम लोग कैसे भी करके कैरी को हैप्पी करो, पर बस वो मेरे ही घर की डॉटर इन लॉ बननी चाहिए। और फिर ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ तकातो कनादे से बोलता है कि तुम तो स्टार्टिंग में कैरी से नफरत करते थे, पर अब तुम उसे सच में पसंद करने लगे हो ना। जिस पर कनादे हंसकर बोलता है कि नहीं, मतलब कि मैं अब भी उस बदतमीज लड़की से नफरत करता हूँ, ये सब तो मैं बस बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब वो भी मुझे पसंद करने लगे तो मैं उसका दिल तोड़ सकूँ, क्योंकि जब से वो मेरी लाइफ में आई है उसने मुझे पागल कर दिया है। दिन रात बस उसी का ख्याल आता है, जिससे फिर मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये सुन तकाते हंसकर बोलता है कि तुम सच में अब भी एक छोटे बच्चे हो, मतलब कि क्या तुम बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। जिस पर कनादे पूछता है कि मतलब, तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये कि अब तुम भी कैरी के साथ फॉल इन लव हो चुके हो, पर बस अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये सुन कनाडे इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। तो फिर तकातो बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो, पर जो भी हो कैरी को सिर्फ मैं ही पाके रहूंगा। तो इस पर कनाडे बोलता है कि नहीं, मतलब कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा और उसे अपना बनाऊंगा। और बस फिर यहाँ इन दोनों के बीच फिर से कैरी को लेकर लड़ाई होने लग जाती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब कैरी अपने स्कूल पहुँचती है तो वहाँ एंट्रेंस गेट पर लगी प्रिंस की भीड़ को देख चुपचाप वहाँ से वापस जाने लगती है। बट वो सभी प्रिंस कैरी को देख उसको आवाज़ देकर रोकते हैं और फिर सभी एक साथ बताते हैं कि वो सभी दी लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये सुन कैरी हैरान होती है। देन ये सभी बारी बारी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का रीजन बताते हैं, जहां सबसे पहले कनाडा आगे आकर बोलता है कि वो सिर्फ कैरी की वजह से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि फिर उसके साथ डेट पर जा सके। जिसके बाद फिर तकातो आगे आकर बोलता है कि वो भी सिर्फ कैरी की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि उसे अपना बना सके, क्योंकि वो सच में कैरी को पसंद करता है। जिसके बाद फिर सानो आगे आकर बोलता है कि जब से उसे कैरी का नाम याद हुआ है तब से उसका बस एक ही टारगेट है, कैरी को हासिल करना।
इसलिए वो भी सिर्फ कैरी की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देन कुकी भी फुल जोश के साथ आगे आकर बोलता है कि वो भी यहाँ सिर्फ कैरी की वजह से खड़ा है, क्योंकि उसे सिर्फ कैरी चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बट रिची आगे आकर बोलता है कि सॉरी, बट मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि द थ्रोन ऑफ ग्लोरी है, जिसको पाने के लिए मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। देन हारू आगे आकर बोलता है कि मेरा भी रीजन टीचर रिची की तरह ही है, मतलब कि मैं भी यहाँ सिर्फ द लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन की वजह से आया हूँ, पर साथ ही मैं उन लोगों को भी परेशान करना चाहता हूँ जो कैरी के पीछे पड़कर उसे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई जो हूँ। जिन सब की बातें सुनने के बाद कैरी काफी हैरान हुई भी होती है। तो अब आगे क्या होता है, मतलब कि कौन इन सब में से द लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन जीत पाएगा, ये हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.